जी अस्सलाम वालेकुम। M19 आज आपका एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर है अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट। इसके अंदर आज हम पहले अर्ली स्टेजेस पढ़ेंगे लिम्ब डेवलपमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे जो भी इसके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं रिगार्डिंग द लिम्ब डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट देखते हैं। लिम्ब डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी बर्थ से। अगर आप अपनी 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के ऊपर अगर आप जाओ तो आपको ये पिक्चर याद आएगी, ये जिसके अंदर ये देखिए ये अपर लिम्ब बड है और ये आपके पास लोअर लिम्ब बड है। ठीक है बच्चों, आप ये जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी ना अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की, सबसे पहले बॉडी की वेंट्रोलैटरल सरफेस के ऊपर बड्स बनेंगे। आप ये बड देख सकते हैं, इसके साथ ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपर लिम्ब बड। अगर आप याद करो तो ये 4th वीक डेवलपमेंट का एट द एंड ऑफ द 4th वीक जी आपका एम्ब्रियो उसकी ये पोजीशन होती है कि ये इसके सोमाइट्स बने हुए होते हैं और ये कार्डियक बल्ज बन जाता है, हेड फोल्ड आ जाती है, ये इसकी फिर कॉर्डल एमिनेंस होती है। तो इसके साथ ही ये 2 बड्स थे। फिर इसमें आपको अगर थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करो तो आपको पता याद आएगा कि जो अपर लिम्ब बड होता है ना ये कुछ दिन पहले डेवलप होता है और लोअर लिम्ब बड उसके तकरीबन एक बुक में लिखा हुआ है 1 से 2 दिन के बाद बनता है और एक और बुक में लिखा हुआ है 3 to 4 डेज के बाद बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये तकरीबन 24th डे पे अपर लिम्ब बड आएगा और लोअर लिम्ब बड तकरीबन 26 डे के ऊपर आएगा। इस पिक्चर को आपने याद रखना है। इस पिक्चर में क्या आपको नजर आ रहा है, आपके लिम्स बेबी के अब हम इधर डेवलप करने के स्टडी कर रहे हैं, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों को हम लिम्स का ही वर्ड चूज करेंगे। ठीक है, और इन दोनों की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बड से, और इसका नाम हमने रखा है अपर लिम्ब बड और लोअर लिम्ब बड। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा सुना है इसके बारे में वो ये है कि ये वेंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ द बॉडी से डेवलप होंगे। ठीक है, और तीसरी बात जो अभी तक आपको पता चली है वो ये है द अपर लिम्ब बड विल स्टार्ट डेवलपिंग एट 24th डे ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ और जो लोअर लिम्ब बड होगा तकरीबन 26 डे ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ पे होगा। अब हम वापस अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं, लिम्ब डेवलपमेंट फ्रॉम द बर्ड्स। तो जो पहली चीज डेवलपमेंट में आएगी ये क्या है, ये है बर्ड की डेवलपमेंट। और बर्ड्स कहाँ पर डेवलप हो रही है, वेंट्रोलैटरल बॉडी वॉल से। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। द अपर लिम्ब बर्ड्स दे डेवलप ऑन द वेंट्रोलैटरल बॉडी वॉल। ठीक है, और ऑपोजिट किसके होंगे, C4T1। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा है, तो क्या उसके अंदर यही वाली नर्व्स आ रही हैं जिनकी ये रूट वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि अपर लिम्ब की डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है, ऑपोजिट थी C4 एंड T1, और यहीं से इसके अंदर मोटर और सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से आ जाएंगी। ठीक है बेटा, अब आपके पास लोअर लिम्ब बड है, तो लोअर लिम्ब बड भी वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल पे अपीयर होगा ऑपोजिट द L2S3। अब अगर आपने लोअर लिम्ब पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि ये किसकी जगह है, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस की। तो L2S3 सेगमेंट के अगेंस्ट डेवलप होगा 26 डे पे। इसका मतलब है अपर लिम्ब बर्ड्स दे अपीयर अर्लियर देन द लोअर लिम्ब। अब बच्चों इस स्लाइड से आपको क्या क्या नॉलेज मिला कि लिम्ब की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम दी बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, वेंट्रोलैटरल बॉडी वॉल के ऊपर, और अपर लिम्ब के बर्ड पहले अपीयर हो रहे हैं और लोअर लिम्ब के बर्ड बाद में अपीयर हो रहे हैं। तो अपर लिम्ब बर्ड्स 24 डे ऑफ जेस्टेशन पे आ रही हैं और आपके पास लोअर लिम्ब बर्ड्स तकरीबन 26 डे पे आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द 4th वीक। और नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली, अपर लिम्ब बर्ड्स दे डेवलप ऑपोजिट द C4T1 और लोअर लिम्ब बर्ड्स दे डेवलप ऑपोजिट द L2S3। ये जगह बनती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की और ये जगह बनती है लंबोसेक्रल प्लेक्सिस की। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सोर्स ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट क्या है, ये जो चीज बड बना रही है ये क्या है, ये मीजनकाइमल सेल्स हैं
और जो कि सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म के हैं। अब आपको अगर आप मेसोडर्म को याद करो तो आपके पास पाराक्सियल मेसोडर्म है जो सोमाइट बनाती है, then you have the intermediate mesoderm and then you have the lateral plate mesoderm. lateral plate mesoderm में एक सोमैटिक थी और एक स्प्लैंक्निंग थी। जो सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म है उस मेसोडर्म के जो अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्मल सेल होते हैं उनको मेसेनकाइमल सेल कहते हैं। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल लेटरल प्लेट मेसोडर्म के हैं वो मेसेनकाइमल सेल कहलाते हैं। तो इनकी एक्टिवेशन होगी, ये सोर्स है बर्ड्स के फॉर्मेशन का और फिर आगे से लिम्ब की फॉर्मेशन का। तो आपके अपर और लोअर लिम्स कहाँ से बन रहे हैं, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्स डिपेंडेड अपॉन द मेसेनकाइमल सेल ऑफ द सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और इस लेटरल प्लेट मेसोडर्म के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है। ये कवरिंग होती है एक्टोडर्मल लेयर की, जो बाहर वाली एक्टोडर्म है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि ये वाली जो एक्टोडर्म की लेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में स्टिमुलेट करती है इन मेसेनकाइमल सेल्स को, और मेसेनकाइमल सेल्स फिर डिवाइड करती हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और लिम्ब की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अगर ये एक्टोडर्मल लेयर डिफेक्टेड हो जाए, ना हो, तो लिम्ब की डेवलपमेंट भी उस हिसाब से डिफेक्टेड होगी। अब आपको क्या पता चला कि आप जो लिम्ब की डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होगी, बेबी में होगी, उसके लिए सोर्स है हमारे पास सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म के मेसेनकाइमल सेल्स। लेकिन इन सेल्स के ऊपर एक और एक्टोडर्मल की लेयर हमें चाहिए, और ये क्या करती है, एक्टोडर्मल लेयर, और इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। बस लिम्ब के डेवलपमेंट में अगर ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज है तो डेवलपमेंट होगी, अगर एपिकल एक्टोडर्मल रिज में डिफेक्ट होगा तो डिफेक्टेड चीजें प्रोड्यूस होंगी। इस एपिकल एक्टोडर्मल रिज ने स्टिमुलेट करना है इन मेसेनकाइमल सेल्स को जो सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म के हैं। अब आप दोबारा इस पिक्चर को देखिए, इस पे अब हम अपनी रिवीजन कर लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब, इट स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द अपर लिम्ब बर्ड्स एंड द लोअर लिम्ब बर्ड्स। द अपर लिम्ब बर्ड्स and the lower limb birds both appear on the ventrolateral surface of the body. The upper limb bird, it starts on the 24th day, the lower limb birds on the 26th day, and it forms upper limb birds opposite the C4 to T1 and it is opposite the, दोबारा पिक्चर जाकर देखिए, यस, L2 एंड S3। L2 से यानी नंबर सेकंड से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेक्रल 1 2 3 एट द प्लेस ऑफ द लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। एपिकल एक्टोडर्मल रिज, अभी आपने पीछे इस स्लाइड के ऊपर बच्चों देखा कि लिम्ब के डेवलपमेंट किन दो चीजों पर डिपेंडेंट है। नंबर 1 द मेसेनकाइमल सेल ऑफ द सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, और जो दूसरी चीज है वो है एक्टोडर्मल लेयर विच कवर द सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, और इसको कहते हैं हम एपिकल एक्टोडर्मल रिज। इसका एब्रीविएशन भी आपने जहन में रखना है और आपने इसको वैसे भी जहन में रखना है कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज का क्या मतलब है। एपिकल एक्टोडर्मल रिज वो एक्टोडर्मल कवरिंग है सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म के मेसेनकाइमल सेल के ऊपर, जो इंड्यूस करेगी इन सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट, और इस तरह से अपर और लोअर लिम्ब की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। अब हम देखते हैं कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज कैसे नजर आती है। एपिकल एक्टोडर्मल रिज, और बेटा साथ साथ मुझे आप फीडबैक देते जाएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे चैट करके अपना जो है आप लोग कम्युनिकेट करें। जी अच्छा, अब आपके पास क्या है कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज के बारे में पहले आप सुने। हर स्लाइड दूसरी स्लाइड को बेटा सपोर्ट करेगी। आप पहले अगर सुन रहे हैं तो पहले जरूर आपको पता है कि मेरे लेक्चर में उसकी 2-3 पिक्चर्स बाद में आएंगी। एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज अ थिक एक्टोडर्मल एरिया एट द टिप ऑफ द लिम्ब बड। चाहे ये लिम्ब बड अपर लिम्ब का है चाहे ये लोअर लिम्ब का है, इस लिम्ब बड की जो फॉरवर्ड टिप है ना, वो उस टिप के ऊपर एक एक्टोडर्मल की थिकनिंग होगी, और ये एक्टोडर्मल की थिकनिंग को हम कहेंगे एपिकल एक्टोडर्मल रिज। दिस रिज इज अ स्पेशलाइज्ड मल्टीलेयर्ड एपिथेलियल स्ट्रक्चर। मल्टीलेयर्ड है, स्पेशलाइज्ड है और एपिथेलियम से ड्राइड हुआ एपिथेलियल स्ट्रक्चर है। It stimulates the mesenchymal cells beneath it to divide
एंड लिम्ब बड ग्रोज इन अ प्रोक्सिमो डिस्टल एक्सिस, यानी प्रॉक्सिमल जो आपका शोल्डर जहां पर है वहां से आपके हैंड की तरफ डेवलपमेंट जाएगी, ये होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। जो चीज आपकी बॉडी की तरफ है वो प्रॉक्सिमल है, जो बॉडी से अवे जाती जाती है वो डिस्टल हो जाती है। तो आपका एक्सिस क्या बन रहा है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि आपकी बॉडी का जो ट्रंक है उसकी तरफ से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और हैंड की तरफ डायरेक्शन में ये मूवमेंट जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आप जरूर नोट करो। ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज मैंने काफी मेहनत से सिंपल वर्ड्स में आपके लिए लिख के रखी है। तो आपको एपिकल एक्टोडर्मल रिज का क्या पता चला कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द टिप ऑफ द लिम्ब बड। मल्टी लेयर्ड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल स्ट्रक्चर है और ये स्टिमुलेट करेगी नीचे पड़े हुए मेसेंकाइमल सेल। और ये मेसेंकाइमल सेल कहाँ से आए हैं, सारे बच्चे सोचो ये कहाँ से आए हैं, ये देखो ये कहाँ से आए हैं मेसेंकाइमल सेल, दे आए हैं सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, उसके बाद अब बेटा ये देखो ये पिक्चर आई है आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज की, ये आपके पास लिम्ब बड है, ये बड है आपका, और बड की टिप के ऊपर क्या है, ये है एपिकल एक्टोडर्मल रिज, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक है बच्चों, आपको ये पिक्चर देख ली। अब आप दोबारा से देखिए कि आपको हमने बताया कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ होनी है। ये आपका ट्रंक है, आपकी बॉडी है, ये उसकी वेंट्रोलेटर सरफेस के ऊपर लिम्ब का बड बना है, और ये इसकी एपिकल एक्टोडर्मल रिज है जो ब्लैक कलर में दिखाई जा रही है। और आप डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ देखिए, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन का मतलब ये है कि बॉडी जो सेंट्रल बॉडी ट्रंक है वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हैंड। ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल एक्सिस। उम्मीद है आपको अब तक समझ आ चुकी होगी कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज क्या है, लिम्ब बड क्या है और डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है। जी, ये एक और पिक्चर ली गई है जिसके अंदर आप दोबारा देखिए कि ये आपका लिम्ब बड है, दिस इज योर लिम्ब बड, और इस लिम्ब बड के टिप के ऊपर क्या होना चाहिए, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, शाबाश। और ये लिम्ब बड कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, वेंट्रोलेटर सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल। और कौन से सेल्स हैं, मेसेंकाइमल सेल। कहाँ से आए हैं, सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, शाबाश। जी आगे चलिए, अभी हम इसी एपिकल एक्टोडर्मल रिज का ही जिक्र कर रहे हैं। The mesenchyme adjacent to the apical ectodermal ridge consists of undifferentiated, rapidly proliferating cell. अब इस एपिकल एक्टोडर्मल रिज के बिल्कुल एडजेसेंट मेसेंकाइमल सेल्स जो होंगे वो अनडिफरेंशिएटेड होंगे और वो बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। Whereas the mesenchymal cells proximal to these rapidly proliferating cells differentiate into the blood vessels, cartilage, bone model। ठीक है, अब आपको क्या समझ आई है कि यही जो mesenchymal सेल हैं जो सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ड्राइव किए गए थे, इसके दो जोन बन जाएंगे। एक जोन वो होगा जो इमीडिएटली एडजेसेंट टू द एपिकल एक्टोडर्मल रिज होगा, यानी कि ये देखिए दो जोन बन जाएंगे। ये आपके पास मेसेंकाइमल सेल्स हैं जो सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ड्राइव हुए हैं। ये आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज है। अब वो मेसेंकाइमल सेल जो इमीडिएटली एडजेसेंट है एपिकल एक्टोडर्मल रिज के, ये तो जोन बन जाएगा जहाँ पे बहुत तेजी से सेल ने माइटोटिकली डिवाइड होने, अपना नंबर इंक्रीज करना और ग्रोथ होनी है। किस डायरेक्शन में, प्रॉक्सिमो डिस्टल। और जो सेल इस रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल के साथ ये वाले मेसेंकाइमल सेल्स हैं, ये किस में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, लिम्ब की ब्लड वेसल्स में, कार्टिलेज और बोन मॉडल बना देंगे। पहले मेसेंकाइमल सेल मॉडल बनाएंगे कार्टिलेज बोन का, फिर उसके बाद ये क्वांटिफिकेशन इसकी होगी तो कार्टिलेज सेल्स आ जाएंगे, कार्टिलेज का मॉडल बन जाएगा, फिर उस कार्टिलेज के मॉडल में ऑसिफिकेशन होती है तो बोन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या पता चला कि आपका लिम्ब बड डेवलप हो रहा है मेसेंकाइमल सेल ऑफ द सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म। एक एपिकल एक्टोडर्मल रिज है जो एक्टोडर्मल एपिथेलियल थिकनिंग से बनी है। इसके नीचे इस मेसेंकाइमल सेल के दो जोन बन रहे हैं। एक जोन वो है जो इमीडिएटली अंडरनीथ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज है। ये वाला जोन जो है रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, ये माइटोटिकली डिवाइड होगा और ग्रोथ होगी लिम्ब की प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। इस जोन के बिल्कुल इधर एक और जोन बनेगा जो कि इतनी तेजी से प्रोलिफरेट नहीं करेंगे,
और ये वाले मेसेंकाइमल सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे लिम्ब की ब्लड वेसल्स में और ये मॉडल बना देंगे लिम्ब की कार्टिलेज और बोन का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये जोन एक दफा मैं और दिखा देती हूँ। अभी हमने स्लाइड में क्या पढ़ा था कि आपकी एपिकल एक्टोडर्मल रिज के नीचे क्या है, आपकी बेटा बच्चे स्लाइड एनलार्ज करने को कह रहे हैं। जी बच्चों, अब देखिए, अब ठीक है स्लाइड। अब हमने इसको स्लाइड शो पे डाल दी है, मैक्सिमाइज हो गई है। अच्छा बच्चों, अब आपके पास मेसेंकाइम है एडजेसेंट टू द एपिकल एक्टोडर्मल रिज, जो कि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, और उसके साथ जो मेसेंकाइमल सेल्स है वो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग नहीं होंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू द ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज एंड बोन मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखिए, ये एक और पिक्चर मैंने आपके लिए ढूंढी थी। इसमें रेड कलर में एपिकल एक्टोडर्मल रिज है। ये आपके पास बड दिखाया गया है, लिम्ब बड। ये लिम्ब बड है। ठीक है, ये बॉडी की वॉल है जहाँ वेंट्रोलेटरल जहाँ से ये एक्सटेंड हुआ है। ये इसका रेड कलर की जो चीज है ना, ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज है। और अब ये देखो, इन मेसेंकाइमल सेल के दो जोन हैं। एक ये जोन है जो रैपिडली प्रोलिफरेट कर रहा है, ये वो है जिसकी वजह से सेल्स ने माइटोटिकली डिवाइड होना है बच्चों, और लिम्ब की ग्रोथ होनी है। और ये वही मेसेंकाइमल सेल्स हैं जो एडजेसेंट टू दिस जोन ऑफ प्रोलिफरेशन पड़े रहे हुए हैं। अब इन्होंने डिफरेंशिएट होना है इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू, यानी कि ब्लड वेसल्स, नंबर 2 इनटू द कार्टिलेज, एंड नंबर 3 इनटू द बोन मॉडल ऑफ द लिम्ब। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। सेगमेंटेशन। अब आपका जो लिम्ब, ये लिम्ब बड जो है, ये लिम्ब बड देखिए, ये लिम्ब बड देखिए, ये ग्रो कर रहा है। अब इसके आगे हाथ की शक्ल तो नहीं बनी हुई, ना ही कोई आपका एल्बो बना हुआ है ना। ये तो बस एक बड सा, एक मैस सा पड़ा हुआ है। इस पिक्चर में भी देखो, ये बस एक मैस सा पड़ा हुआ है। आपका हाथ की कोई जगह नहीं बनी हुई है, ना ही आपकी कोई एल्बो की बनी हुई है। तो सेगमेंटेशन का मतलब है कि सारे बच्चे अपने बाजू को देखो। आपके बाजू में दो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको नजर आएंगी। पहली कॉन्स्ट्रिक्शन होती है एट द प्लेस ऑफ द रिस्ट, जहां पर आपका हाथ आपके बाजू के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहली सेगमेंटेशन है जिसमें आपका हाथ और आपका बाजू एक कॉन्स्ट्रिक्शन से डिमार्केट हो जाता है। इस सेगमेंटेशन के बाद सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन आती है एल्बो की जगह पर। ठीक है, सब बच्चे अपना बाजू देखो और चेक करो क्या जहां पर आपका हाथ आपके बाजू से जुड़े वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो ये पहली कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको कहते हैं फर्स्ट सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकंड सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन देखो, आपका एल्बो बना हुआ है ना, वहां पर सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये सारे बच्चे फीडबैक दो, क्या सबने अपने बाजू को चेक किया? अच्छा, अब सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब बिगिंस टू डिफरेंशिएट फर्स्ट, फॉलोड बाय द डिस्टल पार्ट। अच्छा जी, अब डिस्टल एंड फ्लैटन्स होकर इनटू पैडल लाइक प्लेट एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल सेगमेंट बाय द सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी आपको तस्वीर भी दिखा देती है। इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आपका लिम्ब बड ग्रो कर रहा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में। अब आपके बाजू का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसने सेपरेट होना है और हैंड बनाना है। तो वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनाएगा एट द प्लेस ऑफ द रिस्ट। पहले रिस्ट वाली जगह पर कंस्ट्रक्शन आएगी, तो आपका ऊपर वाला बाजू और नीचे वाला हैंड जो है ये डिमार्केट हो जाएंगे। और हैंड को इस वक्त हम हैंड नहीं कहेंगे, हम इस वक्त इसको पेडल लाइक प्लेट कहेंगे। हम इसको कहेंगे ये हैंड पेडल या फुट पेडल बन गया है, क्योंकि उसमें अभी फिंगर्स नहीं है। अभी उसमें फिंगर्स नहीं बनी है, अभी वो सिर्फ एक पेडल की शक्ल का है। और एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है बाजू के दरमियान में और हाथ के दरमियान में, और हाथ में भी फिंगर्स नहीं है और पैरों में भी टोज नहीं है, इसलिए हमने इसको पेडल कह दिया। अब सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी, जो बाजू आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है हाथ के ऊपर ऊपर, उसके अंदर एक सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी, और वो बनेगी एट द साइड ऑफ द एल्बो, बाजू में, और एट द साइड ऑफ द नी बनेगी लोअर लिम्ब में। ठीक है बच्चों, क्या आपको इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आ गई? अब आप पिक्चर देखो, ये देखो, ये आपका लिम्ब बड है, ये ग्रो कर रहा है। अब जब ये ग्रो कर रहा है तो इसकी ये पहली कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी,
और ये प्रॉक्सिमल पार्ट को और जो आपका हैंड वाला एरिया उसको सेपरेट कर देगी। अब देखो इस वक्त इसमें फिंगर्स नहीं है, फिंगर्स ना होने की वजह से हमने इसको इस वक्त क्या नाम दे दिया, हमने इसको पेडल का नाम दे दिया, ठीक है। और ये पैर में भी देखो इसको हमने पेडल का नाम दे दिया। अब इसमें फिंगर्स नहीं है, अभी इसको हम हैंड या फीट फुट नहीं कह सकते। अब पहली कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट किया बाजू को हैंड से, और ये रिस्ट की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, और इस वक्त हम इसको हैंड को पेडल का नाम देंगे। और अब आप देखो कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनी है एट द साइड ऑफ द एल्बो, और लोअर लिम्ब में बनी है एट द साइड ऑफ द नी। ये वो दो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनती हैं, ठीक है बच्चों। क्या आपको इस चीज की समझ आ गई है कि दो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगी? एक बनेगी जो सेपरेट करेगी आर्म को फ्रॉम द हैंड, और अभी हैंड के अंदर देयर आर नो फिंगर्स, सो यू विल कॉल इट एज पेडल, ठीक है। एंड देयर आर नो टोज इन द फुट, एंड यू विल कॉल इट एज द फुट पेडल एंड हैंड पेडल। Second construction will appear at the side of the elbow in the upper limb and at the side of the knee in the lower limb. और ये कब हो रहा है? पहली पिक्चर देखो 5th वीक की है जिसमें आपके पास बड बने हुए हैं और वो ग्रो कर रही हैं। 6th वीक पे आपके पास ये कॉन्स्ट्रक्शन आई है जिसने सेपरेट कर दिया है आर्म को हैंड से, और हैंड किस फॉर्म में है? पेडल की फॉर्म में है, और फुट किस फॉर्म में है? पेडल की फॉर्म में है। वीक कौन सा है? 6th है। 8th वीक में देखो फिंगर्स और टोज बन चुके हैं, फिंगर्स और टोज बन चुके हैं, और सेकंड कॉन्स्ट्रक्शन एल्बो की और नी की भी बन चुकी है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज आ गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आप जरा दोबारा देखो कि ये एक सीक्वेंस में सारी तस्वीरें लगा दी गई हैं। अब आप इससे डेवलपमेंट देखो, बहुत आसान है। पहले क्या बना? बड। बड कहाँ से? वेंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी से, सोमैटिक लेटरप्लेट मेसोडर्म, और उसके ऊपर कवर किसका था? एक्टोडर्मल रिज का, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अब आप देखिए ये हैंड प्लेट बन गई है, यहाँ पर रिस्ट की फॉर्म पे कंस्ट्रक्शन आई है जिसने आपके पास यहाँ पे हैंड प्लेट बना दी है, पेडल शेप, ठीक है। अब इस पेडल शेप के अंदर देखो क्या चीज अपीयर होगी? डिजिटल रेस। 1 2 3 4 5 ये डिजिटल रेस अपीयर हो गई हैं आपके इस पेडल के अंदर। जो हैंड पेडल था या हैंड प्लेट उसको कह सकते हो, फुट प्लेट कह सकते हो, या हैंड पेडल और फुट पेडल कह सकते हो। पहले बड था, फिर प्लेट या पेडल बना। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो बाजू में और हैंड की डिमार्केशन के लिए रिस्ट की साइड पे बनी। तो अब आपके पास ये क्या है? इसको हैंड प्लेट या हैंड पेडल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें रेजिज अपीयर होनी है, इनको हम कहेंगे डिजिटल रेज। 1 2 3 4 5 डिजिटल रेज। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखो कि इन डिजिटल रेज के दरमियान में क्या हो रहा है। इन डिजिटल रेज के दरमियान में ये पॉइंट देखो, यहाँ पर नॉचेस अपीयर हो रही हैं। नॉचेस कैसे अपीयर होंगी? नॉचेस ऐसे अपीयर होंगी कि इन डिजिटल रेज के दरमियान में, पहले गिनो कितनी डिजिटल रेज हैं? 1 2 3 4 5। सब बच्चों ने काउंट की है? कितनी डिजिटल रेज हैं? 5। आपके हाथ में कितनी उंगलियां अंगूठा डाल के बनती है? थंब के साथ कितनी बन रही है? 5। तो 5 डिजिटल रेज हो गई, शाबाश। अब इन 5 डिजिटल रेज की जो एपेक्स है उसके ऊपर तो एपिकल एक्टोडर्मल रिज परसिस्ट करेगी, लेकिन जो ये इंटरवीनिंग एरिया बनेगा बिटवीन द 2 डिजिटल रेज, इसमें अपोप्टोसिस के साथ सेल डेथ शुरू हो जाएगी। एपिकल एक्टोडर्मल रिज डीजनरेट कर जाएगी इस एरिया में। जब इन डिजिटल रेज के दरमियान जो मीजनकाइमल टिश्यू पड़ा हुआ है, जब उसके ऊपर से एपिकल एक्टोडर्मल रिज डीजनरेट होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, और जो मीजनकाइमल सेल्स इन डिजिटल रेस के दरमियान में पड़े हुए होंगे, इन डिजिटल रेस के दरमियान में जो मीजनकाइमल सेल पड़े होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे, उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। उनकी डीजनरेशन होने की वजह से ये नॉचेस अपीयर हो गई हैं। देखो ये नॉचेस हैं। तो नॉचेस कैसे बनी कि इन डिजिटल रेज के जो दरमियान वाला एरिया है उसके मीजनकाइमल सेल के ऊपर एपिकल एक्टोडर्मल रिज डीजनरेट हुई। उसके डीजनरेट होने से मेसेंचिमल सेल की ग्रोथ बंद हो गई, और बजाय ग्रोथ करने के एपिकल एक्टोडर्मल रिज के खत्म होने के बाद क्या हुआ कि मेसेंचिमल सेल की अपोप्टिक सेल डेथ स्टार्ट हो गई है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ स्टार्ट हो गई है। उसकी वजह से ये नॉचेस बनी है।
अब ये प्रोग्राम सेल डेथ कंटिन्यूस होगी और देखो ये आगे जो है क्या हो रहा है कि जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज इन डिजिटल रेस की टिप के ऊपर है, उसकी वजह से फिंगर्स तो ग्रो करती जा रही हैं, ये डिजिटल रेस तो ग्रो करती जा रही हैं, लेकिन इन फिंगर्स के बीच में पड़े हुए जो मेसेंकाइमल सेल्स थे उनकी डीजनरेशन होनी शुरू हो गई है और उसकी वजह से देखो ये फिंगर सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, इस पॉइंट तक जो फिंगर्स हैं वो वेब्ड हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप इस मैकेनिज्म को दोबारा सुनो। सबसे पहले क्या है, आपके पास बर्ड है, बर्ड के बाद ये कॉन्स्ट्रिक्शन आई, पहली कॉन्स्ट्रिक्शन तो उसने आपके पास क्या बना दिया, हैंड प्लेट या फुट प्लेट बना दिया। अब इस हैंड प्लेट या फुट प्लेट के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर डिजिटल रेज अपीयर हुई, 1 2 3 4 5 डिजिटल रेज अपीयर हुई। इन डिजिटल रेस के दरमियान में जो मेसेंकाइमल सेल हैं उनके ऊपर किस चीज की डीजनरेशन होगी, एपिकल एक्टोडर्मल रिज के। जब एपिकल एक्टोडर्मल रिज इस इंटरवीनिंग एरिया जो कि बिटवीन है डिजिटल रेस के गायब हो जाएगी, तो ये मेसेंकाइमल सेल्स की अपोप्टिक सेल डेथ शुरू हो जाएगी और नॉचेस अपीयर होंगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये मेसेंकाइमल सेल जो इन बिटवीन दी डिजिटल रेस थे, इन बिटवीन दी डिजिटल रेस ये डीजनरेट होना शुरू हो गए हैं और जो फिंगर्स की टिप है उनके ऊपर जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है वो इनकी ग्रोथ कंटिन्यूस करवाएगी। तो फिंगर की ग्रोथ होती जा रही है, जबकि इन फिंगर्स के दरमियान में पड़े हुए जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं अपोप्टिक सेल डेथ से डीजनरेट हो जाएंगे और जो वेब फॉर्म की फिंगर्स थी वो चेंज होकर नॉर्मल रेगुलर पैटर्न की फिंगर्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, जो फिनोमेना आपके पास बन रहा है अपर लिम में वही फिनोमेना आपके पास होगा लोअर लिम में। फर्क क्या होगा कि अपर लिम की डेवलपमेंट पहले होगी और लोअर लिम की डेवलपमेंट 2 से 3 या 4 दिन तक डिलेड होगी। ठीक है, अब आप यही चीजें लिखी हुई फॉर्म में देखो। डेवलपमेंट ऑफ फुट इज लाइक दैट ऑफ हैंड बट इट स्टार्ट्स 3 to 4 days लेटर। किसी बुक में 1 to 2 days लिखा हुआ है, किसी में 3 to 4 है, दोनों ठीक है। By the end of the 6th week, the mesenchymal tissue in the hand plate has condensed to form the digital rays। वही जो पिक्चर में बात बता दी है। डिजिटल रे कैसे बन रही है, पहले देखो किस वीक में बन रही है, 6th वीक के एंड पे बन रही है। और कैसे बन रही है, मेसेंकाइमल टिश्यू की कंडेंसेशन हो रही है, मेसेंकाइमल सेल यहाँ पर थिक हो रही हैं। उन्होंने क्या बनाया, डिजिटल रे। वापस चलो पिक्चर पर। पहले क्या है, आपके पास बर्ड है, बर्ड के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन आई, कॉन्स्ट्रिक्शन ने आपके पास हैंड प्लेट या हैंड पेडल बनाया। अब इसमें डिजिटल रेस बनी। डिजिटल रेस कौन बना रहा है और कब बना रहा है, डिजिटल रेस मेसेंकाइमल सेल की कंडेंसेशन से बन रही है और कम बन रही है एट द एंड ऑफ द 6th वीक। आगे चलो। During the 7th week, similar condensation of the mesenchyme condensed to form the digital rays in the foot plate। 6th week में mesenchyme condense होकर digital rays बनाएगी हैंड के अंदर और 7th week में mesenchyme condense होकर digital rays बनाएगी foot plate में। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। There is cell death of the apical ectodermal ridge। AER क्या था, AER apical ectodermal ridge in the intervening region of the mesenchyme between the digital rays। अब AER यानी कि apical ectodermal ridge की डेथ कहाँ पे हो रही है, बताओ बच्चों, इस पिक्चर में देख के बताओ कहाँ पे हो रही है, क्या डिजिटल रे के ऊपर हो रही है, जवाब दो। क्या एपिकल एक्टोडर्मल रिज की डेथ डिजिटल रे की टिप पे हो रही है, इसका जवाब दो बच्चों, नो। शाबाश। डेथ कहां पर हो रही है, on the mesenchymal cell which is intervening in between the digital rays। शाबाश, वेरी गुड। तो दोबारा आप इसको देखिए, देयर इज सेल डेथ ऑफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज इन द इंटरवीनिंग रीजन। वो रीजन जो डिजिटल रेस के दरमियान में है। डिजिटल रेस की टिप के ऊपर एपिकल एक्टोडर्मल रिज की डेथ नहीं होगी, क्यों, इसी वजह से ये डिजिटल रेस फिर ग्रो करती जाएंगी और फिंगर्स बना देंगी। और जो इंटरवीनिंग एरिया है बिटवीन द डिजिटल रेस, वहां पर सेल डेथ होगी AER की और उसके बाद मेसेंकाइमल सेल की। ठीक है बेटा, तो उस ब्रेक डाउन की वजह से नॉचेस बनेंगी। नॉचेस, तो पहला स्टेप है बर्ड फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है हैंड प्लेट या फुट प्लेट या पेडल, तीसरा स्टेज है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास अब डिजिटल रेस आ गई हैं, और चौथा स्टेप है कि डिजिटल रेस के दरमियान नॉचेस बन गई हैं।
और नॉचेस बनने की वजह क्या है कि वहां पर AER की डेथ हो गई है और मीजनकाइमल सेल जो है उनकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है। The digit growth continued under the influence of the apical ectodermal ridge, क्योंकि वहां पर डिजिटल रे जहां पर है वहां पर एपिकल ectodermal ridge की डेथ नहीं हुई है। As the tissue breakdown progress, separate the digits यानी कि fingers and toes are formed by the end of the 8th week। अब आपके पास ये वीक इंपॉर्टेंट है। वापस चलो इस तस्वीर के ऊपर, वापस 5th वीक पे आपके पास बर्ड बन चुके हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। 6th वीक के ऊपर आपकी पहली कॉन्स्ट्रिक्शन आई है और आपके पास हैंड प्लेट बना है और हैंड प्लेट के अंदर डिजिटल रेज आनी शुरू हो गई है एट द एंड ऑफ द 6th वीक। और 8th वीक के ऊपर आपके पास टोज और फिंगर्स बन चुके हैं। ये वीक तीनों इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी, डिजिट्स, फिंगर्स एंड टोज आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ द 8th वीक। अब आप आइए, आपके पास क्या है, अब आपको ये एक पिक्चर दिखा दी गई है जो अल्ट्रासाउंड की ली गई है। सबसे पहले देखो ये कॉन्स्ट्रिक्शन आई है, प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट में ये कॉन्स्ट्रिक्शन आई है एट द लेवल ऑफ द रिस्ट, एट द लेवल ऑफ द रिस्ट। तो ये आगे क्या बना है, हैंड प्लेट बन गई है या हैंड पेडल बन गया है। देखो बिल्कुल पेडल की शक्ल है ना। अच्छा, अब इसमें क्या अपीयर होनी है, डिजिटल रेस। ये देखो 1 2 3 4 5 डिजिटल रेस अपीयर हो गई है। लेकिन ये रेस के दरमियान में जो डिजिटल रेस है इनके ऊपर एपिकल एक्टोडर्मल रिज परसिस्ट करेगी और जो इंटरवेनिंग एरिया है उस पर ये डिजेनरेट कर जाएगी। तो मीजनकाइमल सेल का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, नॉचेस बन गई। ये देखो यहाँ पर नॉचेस बनी हुई है। नॉचेस के बाद क्या होगा कि आपकी इंटरवीनिंग जो मीजनकाइम है ये ब्रेकडाउन होती जाएगी, फिंगर्स को सेपरेट करती जाएगी और डिजिटल रेस के ऊपर जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज है उसकी वजह से फिंगर्स की ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। At the tip of each digital ray, a part of apical ectodermal ridge induced development of the mesenchyme into the mesenchymal primordia of the bone phalanges in the digit। लो भाई, अब ये कितनी मुश्किल बात आपको लग रही है, हालांकि ये मुश्किल है नहीं है। आपकी आर्म के ब्लड वेसल्स और आपकी आर्म की बोन्स और कार्टिलेज कौन बना रहा था। इस पिक्चर पर चलिए और इस स्लाइड पर चलिए तो आपको याद आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पर हमने एक बात लिखी थी। हाँ, ये देखिए, the mesenchymal cell proximal to the rapidly proliferating cell differentiate into the blood vessels cartilage bone model। तो ये तो बना रहे हैं बाजू की, आपकी आर्म की कार्टिलेज और बोन। अब फिंगर्स की कार्टिलेज और बोन कहाँ से आनी है, ये उसकी बात हो रही है। अब आप आइए, एट द टिप ऑफ ईच डिजिटल रे, आपने देखा था ना डिजिटल रे की टिप के ऊपर एपिकल एक्टोडर्मल रिज डिजेनरेट नहीं हो रही। यही एपिकल एक्टोडर्मल रिज क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है अपने नीचे पड़ी हुई मीसेनकाइम को कि तुम प्राइमोर्डिया बनाओ यानी बेस बनाओ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स ऑफ फिलेंजिस। आपकी फिलेंजिस होती है ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल फिलेंजिस है ना आपकी फिंगर्स में, है ना, मिडल फिलेंजिस, प्रॉक्सिमल फिलेंजिस, डिस्टल फिलेंजिस। तो ये जो डिजिट्स की ये जो मॉडल बनना है ना बोन का, ये भी AER की वजह से बनेगा और ये इंड्यूस करेगा इनटू द अंडरनीथ mesenchyme टू फॉर्म द प्राइमोर्डिया ऑफ द बोन्स ऑफ द phalanges इन द डिजिट्स। ठीक है, आर्म की तो बन गई ना उस mesenchyme से जो कि तेजी से प्रोलिफरेट नहीं कर रहा। फिर आपकी फिंगर्स की बोन्स रह गई, तो फिंगर्स की बोन्स और फिलेंजेस कहाँ से आ रही हैं, आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज mesenchyme को थिकन करेगा और वो यहाँ पर आपके पास प्राइमोर्डिया बना देंगे ऑफ द बोन्स ऑफ द फिलेंजेस। अब आपके पास फिर एक पिक्चर आ गई है। सबसे पहले बर्ड है, फिर आपके पास पेडल शेप हैंड प्लेट और फुट प्लेट है। ये देखिए, पेडल शेप हैंड प्लेट और फुट प्लेट। और ये कब बना, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आई। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ए में देखो कंस्ट्रक्शन नहीं है, बी में देखो देयर इज कंस्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ द रिस्ट। ये कंस्ट्रक्शन आएगी तो आपके पास हैंड प्लेट और फुट प्लेट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। उसके बाद देखो यू कैन सी दी डिजिटल रेस, ये डिजिटल रेस है
अभी तक आपके पास एपिकल एक्टोडर्मल रिज इसके ऊपर ही चली आ रही है, ये देखो एपिकल एक्टोडर्मल रिज, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ठीक है। उसके बाद एपिकल एक्टोडर्मल रिज इन डिजिटल रेस के ऊपर तो रह जाएगी, लेकिन इंटरवेनिंग एरिया से डिजनरेट कर जाएगी, इस एरिया से ये डिजनरेट कर जाएगी, नीचे पड़ा हुआ मेसेनकाइमल टिश्यू भी डिजनरेट कर जाएगा, और यहाँ अभी आपके पास वेब्ड फिंगर की फॉर्म है, और यहाँ पर आपकी फिंगर सेपरेट हो चुकी है, और सेम मैकेनिज्म जो है आपके पास टोज में भी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। लिम्ब की जो डेवलपमेंट है, लिम्ब की डेवलपमेंट आपके पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुई है, और ये प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू ब्रेकडाउन इन द इंटरडिजिटल रीजन, यानी जो आपकी फिंगर्स हैं ये डिजिट्स हैं, इंटरडिजिटल रीजन में प्रोग्राम सेल डेथ हुई है, इसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ को। और ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कोई डिजीज वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें प्रोग्राम होती है, बगैर इन्फ्लेमेशन के सेल की डेथ होती है। तो प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू ब्रेकडाउन इन द इंटरडिजिटल रीजन, यानी कि डिजिट्स के दरमियान। Blockade of these cellular and molecular events could account for the syndactyly, यानी कि वेबिंग या फ्यूजन। अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास इस स्टेज के ऊपर अगर ये इंटरवीनिंग एरिया में अपोप्टोसिस नहीं होती, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती, तो क्या होगा कि ये दो फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगी। जब ये दो फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगी तो क्या होगा, इनकी वेबिंग होगी। अब इस वेबिंग की वजह से क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इनकी स्किन आपस में जुड़ी हुई हो, जिसको हम कहेंगे क्यूटेनियस सिंडिक्टली, और ये भी हो सकता है कि इनकी बोन्स आपस में मर्ज कर जाएं, जिसको हम कहेंगे ऑशियस सिंडिक्टली। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास डिजिटल रेस बन जाती हैं तो इन डिजिटल रेस के दरमियान में जो इंटरवीनिंग मेसेनकाइम है उसके ऊपर से एपिकल एक्टोडर्मल रिज की प्रोग्राम सेल डेथ होनी चाहिए, और बीच में पड़े हुए मेसेनकाइमल सेल की भी प्रोग्राम सेल डेथ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिंगर सेपरेट नहीं हो सकेंगी, जैसे कि एफ फिगर में है। और अगर फिंगर सेपरेट नहीं हो सकेंगी तो क्या होगा, जुड़ जाएंगी। उनके जुड़ने का लेवल क्या हो सकता है, स्किन भी हो सकती है कि बोन्स तो अंदर सेपरेट हो, बस सेपरेट बन गई हो, लेकिन स्किन से वो फिंगर्स जुड़ी हुई हो। या ये हो सकता है कि उनकी नीचे से बोन्स भी आपस में जुड़ गई हो। तो जुड़ने को कहते हैं सिंडिक्टली, फिंगर्स के जुड़ने को कहते हैं सिंडिक्टली। और जब ये स्किन के लेवल पे होगी तो उसको कहेंगे क्यूटेनियस सिंडिक्टली, और अगर ये बोन के लेवल पे होगी तो इसको हम कहेंगे ऑशियस सिंडिक्टली। ये देखो, इसको दोबारा देखो बच्चों, इस पिक्चर को देखो, इसके अंदर इसकी ये वाली जो बिग टो के साथ जो नेक्स्ट दो फिंगर्स हैं उनके अंदर नॉचेस बनने के बाद प्रोग्राम सेल डेथ प्रॉपर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये जुड़ गई हुई हैं। लेकिन सर्जरी के साथ इसको करेक्ट किया जा सकता है, आजकल सर्जरी बड़ी एडवांस है, चाहे क्यूटेनियस सिंडिक्टली हो चाहे ऑशियस सिंडिक्टली हो, दोनों को करेक्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली क्यूटेनियस सिंडिक्टली जो है वो ज़्यादा आसान होगी, और जो आपके पास ऑशियस है उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लिम्ब डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज है जिसके ऊपर ये डेवलपमेंट हो रही है। अभी तक जो आपने पढ़ा है आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया। आप मुझे ज़रा फीडबैक दें, आप मुझे फीडबैक दें और बताएं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है रिकॉल करें कि आपको समझ आ गया। ये लिम्ब की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एनॉमलीज बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बेटा इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब हम इसकी एक शॉर्ट सी रिवीजन इस तरीके से करेंगे कि आप जवाब देंगे, आप लोग जवाब लिखेंगे। चलिए हम अर्ली स्टेजेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट कर रहे हैं। पहले बताइए किसकी डेवलपमेंट होगी, अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की? जी बच्चों जवाब दीजिए, वेरी गुड, अपर लिम्ब की, अपर लिम्ब की, वेरी गुड, शाबाश। अब ये बताइए कि जो बर्ड है ये
आपके पास ये जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बनने के जो सेल्स हैं मेसेंकाइमल सेल्स, ये कहाँ से आएंगे? ये मेसेंकाइमल सेल्स कहाँ से आएंगे? कौन कंट्रीब्यूट करता है ये वाले मेसेंकाइमल सेल्स? शाबाश, सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म, वेरी गुड, कंप्लीट आंसर, शाबाश। अब ये बताओ कि अपर लिम्ब का बर्ड किस डे पे स्टार्ट होता है? 24 डे, वेरी गुड। लोअर लिम्ब का बर्ड किस स्टेज पे होगा? 26, वेरी गुड, शाबाश। आओ अब अपने आप को कांग्रेट्स करो, अपने आंसर्स को चेक करो, इस स्लाइड को देखो। देखो बच्चों कि आपने अपने तमाम जवाब सही दिए हैं। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये जो अपर लिम्ब बर्ड है ये ऑपोजिट डेवलप होता है C4T1। तो C4T1 मिलके क्या बना रहा होता है? C4T1 यानी सी, वेरी गुड, ब्रेकियल प्लेक्सिस, वेरी गुड। अब आपको पता चला कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बाजू में क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स लेके ग्रो करता जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वो पिक्चर भी दिखाऊंगी, वेरी गुड। एक बच्चे के ब्रेकियल प्लेक्सिस के स्पेलिंग ठीक नहीं है, बाकी सबके ठीक है, शाबाश। अब कौन बच्चा बताएगा कि L2S3 के ऑपोजिट क्या बनता है? L2S3 किस को क्या चीज बना रहा होता है आपकी बॉडी में? जी बच्चों, L2S3 आपकी बॉडी में क्या बना रहा होता है? ये वाली नर्व्स मिलकर क्या बना रही होती हैं? नहीं बेटा, ये लोअर लिम्ब बड बनेगा सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म की वजह से, ठीक है बच्चों, और वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल्व का। लेकिन मेरा क्वेश्चन, वेरी गुड, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस, बिल्कुल सही। L2, L3, L4, L5, S1, 2, 3 मिलकर लंबोसेक्रल प्लेक्सिस बनाएंगे, शाबाश। लंबर प्लेक्सिस भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास लिम्ब की जो फॉर्मेशन है, एक तो उसमें यूज हो गई सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब ये बताओ कौन सा फैक्टर है जो इस सोमैटिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म के मेसेंकाइमल सेल में ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ इंड्यूस करता है? वो स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम क्या है? Which structure stimulate the, very good, apical ectodermal ridge, very good, excellent, excellent। इस एपिकल एक्टोडर्मल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। स्मॉल लेटर से AER ना लिखो, कैपिटल से ही AER लिखो ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इसको कैपिटल से लिखना है, बिल्कुल सही। लिम्ब के डेवलपमेंट के ये दो सोर्सेज हैं, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, ये हम पिक्चर देख रहे थे, इसमें अपर लिम्ब बर्ड आपको दिखाया गया था और लोअर लिम्ब बर्ड दिखाया गया था। हाँ जी, एपिकल एक्टोडर्मल रिज के बारे में कौन बच्चा बताएगा कि ये सिंगल लेयर्ड है या मल्टी लेयर्ड है? एपिकल एक्टोडर्मल रिज बेटा सिंगल लेयर्ड है या मल्टी लेयर्ड है? मल्टी लेयर्ड, बिल्कुल सही, शाबाश। और इस एपिकल एक्टोडर्मल रिज की वजह से नीचे पड़े हुए मेसेंकाइमल सेल के कितने जोन बनेंगे? वेरी गुड, टू जोन, टू जोन, वेरी गुड, टू जोन बनेंगे, शाबाश, बिल्कुल सही। अपने नीचे पड़े हुए दो जोन बनाएगा ये जोन देखिए। जिन बच्चों ने 3 लिखे हैं वो प्लीज ये जोन देखें। ये देखिए, ये जोन ऑफ प्रोलिफरेशन है, ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज है, और ये इसके पीछे पड़े हुए वो वाले मेसेंकाइमल सेल है जो बहुत तेजी से माइटोटिकली डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन इन्होंने किस में डिफरेंशिएट हो जाना है? कौन बच्चा ये जवाब देगा? ये वाले मेसेंकाइमल सेल जो रैपिडली प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, ये किस में क्या चीज बना देंगे? लिम्ब की क्या चीज बनाएंगे? ब्लड वेसल्स, साथ उसके बेटा कार्टिलेज एंड बोन मॉडल, शाबाश, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज एंड बोन मॉडल, वेरी गुड। अब कौन बच्चा बताएगा कि लिम्ब की डेवलपमेंट किस एक्सिस पे हो रही है? लिम्ब की डेवलपमेंट किस एक्सिस पे हो रही है? लिम्ब की डेवलपमेंट बेटा मैंने आपको दिखाई थी, क्या एक्सिस है? प्रॉक्सिमो डिस्टल एक्सिस।
आपकी बॉडी के जो करीब चीज होती है वो प्रॉक्सिमल होती है, जो दूर जाती है वो डिस्टल हो जाती है। प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी ट्रंक की तरफ से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और हैंड की डायरेक्शन में मूव करेगी, प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बताइए कि डिजिटल रेस किस स्ट्रक्चर में अपीयर होती हैं? किस स्ट्रक्चर में डिजिटल रेस अपीयर होंगी? हैंड प्लेट या हैंड पेडल में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हैंड प्लेट या फुट प्लेट होता है, या हैंड पेडल और फुट पेडल होता है? बिल्कुल सही। कोई लोग इसको प्लेट वर्ड यूज करते हैं, कोई पेडल करते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों इंट्रोड्यूस करा दिए। अब ये बताइए कि इन डिजिटल रेस के बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या चीज बननी चाहिए इसके बाद? नॉचेस। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बच्चा बताएगा नॉचेस बनने की बेस क्या है? नॉचेस कैसे बन गई? कौन बच्चा बताएगा नॉचेस कैसे बन गई बेटा हमारे पास? नॉचेस बनने की वजह क्या है? Degeneration of AER and subsequently degeneration of the underlying mesenchymal cells. Very good. Clap for this girl. Very prompt answers. Very prompt answers. Very good. शाबाश, शाबाश। अच्छा जी, तो अब नॉचेस बनने के बाद आपकी जो फिंगर्स हैं वो किस फॉर्म में कहलाती हैं? उस स्टेज को क्या कहते हैं? अभी नॉचेस बनी है, फिंगर सेपरेट नहीं हुई, तो आपका हैंड उस वक्त क्या पोजीशन में होगा? उसको क्या नाम दिया था हमने? वो वाली फिंगर्स क्या कहलाएंगी जो अभी आपस में जुड़ी हुई हैं? वेब फिंगर्स। बिल्कुल सही। और वेब फिंगर के बाद फिर फिंगर्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। किस वीक में आपके पास हैंड्स और टोज बन चुके होती हैं? वेरी गुड, 8th वीक। एक्सीलेंट। लो बच्चों, आपको तो आज का लेक्चर बड़ा अच्छा समझ आ गया है। क्या ख्याल है आपका? आप लोगों को अच्छी समझ आई है? फीडबैक दो। अच्छा जी, अब कौन बच्चा बताएगा कि हमारे बाजू में दो कंस्ट्रक्शंस थी, वो किस किस लेवल पे आई थी? पहली कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे थी? रिस्ट के लेवल पे, तो आपका हाथ और बाजू अलग हो गया। और दूसरी कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे आई? एल्बो और नी के लेवल पे। तो एल्बो और नी के लेवल पे दूसरी कंस्ट्रक्शन आने की वजह से जो आपका बाजू है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ठीक है बच्चों, तो बाजू में आपके दो हिस्से बने ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ द एल्बो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया हमारा लेक्चर। अब हम आप मुझे फीडबैक देना जो पीछे आपने पढ़ा है उसमें से आ, बेटा जो आपने पीछे लेक्चर पढ़े हैं अगर उनमें से कोई ऐसा लेक्चर है जो आप सब आपस में डिस्कस कर लेना कि फिर आगे चल के हम कुछ लेक्चर्स रिवाइज करेंगे, तो फिर पहले वो वाले लेक्चर में रिवाइज कर दूंगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने ये फैसला करना था कि एक क्वेश्चन का और आंसर दो कि आपकी जो डिजिट्स हैं उनकी जो बोन्स हैं वो कैसे बनती हैं? डिजिट्स की बोन्स कैसे बनती है? हाँ, प्लेसेंटल सर्कुलेशन बच्चों में आपको पढ़ा दूंगी, वो जरूर मैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एमनियोटिक फ्लूइड की सर्कुलेशन और एक प्लेसेंटल सर्कुलेशन में मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी, वो मैंने सोचा हुआ रिपीट करने के लिए, वो मैं आपको कर दूंगी जरूर। अच्छा जी, अब बेटा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया है कि डिजिट्स की जो बोन्स हैं वो कैसे बनेंगी। उसका आंसर आपके पास ये वाला है। तो ये आपको आना चाहिए कि जो AER है एट द टिप ऑफ द डिजिट्स, ये पहले तो फिंगर की पूरी ग्रोथ कर, एक तो फिंगर की ग्रोथ करवा रहा होगा, साथ साथ ये मीजनकाइम को कंडेंस करेगा और मीजनकाइम जो है वो क्या बना देगा? प्राइमोर्डिया ऑफ द बोन ऑफ द फ्लेंजेस। ये बात भी आपने याद रखनी है।
और ये जो नॉचेस बनती हैं ये AER की डेथ, सेल की डेथ होती है, और वो क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको कहते हैं अपोप्टोसिस। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अलावा अच्छा, ये जो जुड़ने का, फिंगर्स के जुड़ने का क्या नाम है, सिंडेक्टली। सिंडेक्टली जो है, इसका मतलब है कि फिंगर्स जो है जुड़ी हुई हैं आपस में, वेबिंग रह गई है और फिंगर्स आपस में सेपरेट नहीं हो सकी हैं। तो ये क्यूटेनियस लेवल पे भी हो सकता है, यानी सिर्फ स्किन जुड़ी हुई हो उसको कहेंगे क्यूटेनियस सिंडेक्टली। और अगर बोन्स भी आपस में जुड़ गई हैं तो फिर होगा ऑशियस। बोन के लिए ऑशियस का वर्ड यूज करते हैं ना, तो ऑशियस सिंडेक्टली हो जाएगी। तो बेटा एक तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो गई, इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक हो, सारी क्लास आपस में डिस्कस कर लो। तो हम ये है कि हम कुछ लेक्चर्स रिवाइज करेंगे, तो वो उनमें फिर मैं सबसे प्रायोरिटी के साथ इन्हीं को रिवाइज करूंगी। बाकी आप कोई और बात, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो, कुछ और शेयर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू आर मोस्ट वेलकम। एक डिजीज और कर लेते हैं ताकि हमारा अगले लेक्चर का थोड़ा सा जो है, अभी हमारे पास 5-10 मिनट हैं, तो बेटे एक हम और कर लेते हैं डिफेक्ट। आज बस आप बेशक ये पिक्चर सिर्फ देखो, हम इनको रिपीट कर लेंगे, एक लेक्चर मैंने इसके लिए अलग से रखा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट है, इनको हम यूज कर लेते हैं। मेलिया कहते हैं लिम को, MELIA। ए का मतलब होता है एब्सेंस। ठीक है। तो अगर आर्म की सारे लिम्स की एब्सेंस हो गई है, ना अपर लिम्ब है ना लोअर लिम्ब है, तो इसको हम कहेंगे एमेलिया, एब्सेंस ऑफ लिम्स। ठीक है। एब्सेंस ऑफ लिम्स, इसमें वन और मोर एक्सट्रीमिटीज आर एब्सेंट, इसमें चारों की चारों ही एब्सेंट है। ठीक है, ये होगा एमेलिया। ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है, इसको आपने जरा नोट कर लो, एमेलिया। ये मैं आपको दोबारा भी एक दफा पिक्चर्स दिखाऊंगी। अभी आप पिक्चर्स देखो कि आम के और लिम के हमारे पास क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकती हैं अपर और लोअर लिम के। अच्छा, ये एक होता है मेरोमेलिया, इसमें पार्शियल एब्सेंस ऑफ लिम्स होता है। ये देखो, ये इस बच्चे के हैंड्स हैं और ये बॉडी के करीब ही जुड़ गए हुए हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट की ग्रोथ ही नहीं हुई है। अब आपको पता है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट के आपका बाजू, सारे का सारा बाजू, रिस्ट तक जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है। और आपके पास इस प्रॉक्सिमल पार्ट के अपने दो हिस्से किए ना एल्बो की फॉर्मेशन के बाद। एल्बो बनने के बाद आपका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, यानी जो आपका बाजू है हाथ के ऊपर, उसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है। आपका हाथ जो है वो डिस्टल है। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किसने किया, एल्बो ने। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉक्सिमल और मिडल सेगमेंट ऑफ द लिम्स आर एब्सेंट, हैंड्स और फुट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द ट्रंक। तो ये देखो, इस बच्चे का हाथ जो है अटैच हो गया हुआ है ट्रंक के साथ। ठीक है। और इसमें जो बाजू है, जो अपर आर्म और फोर आर्म दोनों नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, इसको हम कहते हैं कि मेरोमेलिया इज हेमीमेलिया व्हेन एब्सेंस ऑफ फिबुला। इस बच्चे का लोअर लिम्ब देखो, इसके अंदर से फिबुला जो है वो एब्सेंट है। ठीक है। इस कंडीशन को हम कहेंगे हेमीमेलिया। मेरोमेलिया इज फोकोमेलिया व्हेन हैंड और फीट आर अटैच्ड क्लोज टू द बॉडी। अब इसमें थोड़ा सा बाजू बना है, लेकिन अभी भी हैंड्स जो है ये क्लोज टू द बॉडी अटैच हुए हुए हैं, तो इसको कहेंगे फोकोमेलिया। तो ये वापस जाओ, मेरोमेलिया में आर्म है ही नहीं है, आर्म है ही नहीं है, हैंड अटैच हो गया है बॉडी या ट्रंक के साथ, ये मेरोमेलिया है। जब फिबुला नहीं है तो ये हेमीमेलिया कहलाएगी। और जब बाजू थोड़े बहुत डेवलप होंगे और हैंड या फीट क्लोज टू द बॉडी अटैच हो जाएंगे, ये फोकोमेलिया कहलाएगा। ये देखिए, एक और डिफॉर्मिटी है इसके अंदर, इसका एक बाजू तो बिल्कुल ठीक बना हुआ है, दूसरे बाजू में एक चीज एब्सेंट है और वो है रेडियस। रेडियस नहीं है तो अल्नर डेविएशन हो गई हुई है। इसमें देखो एक्सरे में सिर्फ अल्लाह बनी हुई है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल ठीक ठीक बनाया है ना। इसमें देखो रेडियस एब्सेंट होने की वजह से अल्नर डेविएशन हो गई हुई है और सिर्फ अल्लाह पड़ी हुई है। अब ये देखो, ये कोर डेवलपमेंट है, इसमें क्या हुआ है, ये हाथ है और ये पैर है।
क्या हुआ है, क्या चीज है, जुड़ गई है फिंगर्स, फिंगर्स जुड़ी हुई हैं और मिडिल जो फिंगर डिजिट है, सेंट्रल डिजिट्स वो एब्सेंट है। तो ये बन जाएगी, इसको कहेंगे क्लॉ लॉबस्टर हैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा लिखने के लिए आता होता है। आपने लॉबस्टर की पिक्चर देखनी है और लॉबस्टर के आगे जो दो बड़े बड़े क्लॉज होते हैं ना, सब बच्चों ने उसकी तस्वीर जरा नेट से निकाल के देखनी है। तो लॉबस्टर एक पानी में रहने वाली चीज होती है। तो लॉबस्टर के आपने फ्रंट क्लॉज देखने जिनसे वो अपना शिकार पकड़ता है। तो उन उन क्लॉज की शक्ल देखिएगा और फिर आकर आप इस डिफेक्ट की शक्ल देखिएगा, इसकी उसे रिजेम्बलेंस है, इस वजह से हम इसको कहते हैं क्लॉ लॉबस्टर हैंड। इसमें सेंट्रल डिजिट एब्सेंट हो गई है और बाकी दो का एक सेट पे फ्यूजन हो गया है और बाकी दो का इस सेट पे फ्यूजन हो गया है और सेंट्रल डिजिट्स जो है वो एब्सेंट हो गई है। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड फ्यूज कर गई हैं, फोर्थ फिफ्थ फ्यूज कर गई हैं और बीच में से जो मिडल वाली है वो एब्सेंट हो गई है। और यही इसके इस पेशेंट के ये एक और पिक्चर है जिसमें के फीट दिखाए गए हैं और फीट के अंदर भी क्लॉ लॉबस्टर फीट हैं इसके। तो क्लॉ लॉबस्टर फीट में क्या हुआ है, वही प्रॉब्लम कि सेंट्रल डिजिट एब्सेंट है और जो है सेंटर वाले एब्सेंट होने की वजह से आपके पास जो पिक्चर बनी है वो क्लॉ लॉबस्टर हैंड और क्लॉ लॉबस्टर फुट की बन गई है। ठीक है बच्चों, तो अब हाँ जी बिल्कुल, क्रैब के भी क्लॉज हैं, स्कॉर्पियन के भी क्लॉज हैं, बिल्कुल से इतनी डराने वाली चीजों के नाम ना लो। अब आप लोगों ने लॉबस्टर के भी क्लॉज देखे हैं। मेरे ख्याल में लॉबस्टर के क्लॉज जो हैं वो स्कॉर्पियन के और क्रैब के क्लॉज से मिलते जुलते हैं लेकिन उससे बड़े साइज में है। अब आप इस पर रिसर्च करो सारे बच्चे और सबके क्लॉज देख के बताना किस किस तरह के हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपके पास क्यूटेनियस और ऑशियस इंडेक्टली मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको तो फिर दिखाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हैंड की फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, ये हैंड की फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। और आगे देखते हैं तो ये क्लब फीट है, इसमें पाँव अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे। और डुप्लीकेशन, ये देखो कौन सा एक्टर है जिसके दो जो है हाथ में 5 उंगलियों की बजाय 6 हैं। शाबाश, नाम लिख के बताओ ना, आपका जनरल नॉलेज चेक करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, सारों को ही पता है, गुड। तो अब उसकी इस बीमारी का नाम भी सबको आना चाहिए। इस डुप्लीकेशन का क्या नाम है? पॉली, पॉली का मतलब होता है ज्यादा होना, ठीक है, डुप्लीकेशन होना। तो बेटा ये पॉली भी लिखो ना साथ, पॉलीडेक्टिली, सारों ने ऋतिक रोशन बस लिख दी है। तो बेटा डुप्लीकेशन में एक डिफेक्ट डुप्लीकेशन का होगा, उसमें एक फिंगर बनने के बजाय 2 बन जाएंगी और इसको हम कहेंगे पॉलीडेक्टिली। क्या कहेंगे? पॉलीडेक्टिली, शाबाश, इसको कहेंगे पॉलीडेक्टिली। अच्छा जी, अंडरग्रोथ देखो, अंडरग्रोथ का मतलब ये है कि शॉर्ट फिंगर्स और शॉर्ट टोज हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल हाथ की पिक्चर है और ये एक ब्रेडेक्टली वाले हाथ की पिक्चर है जिसमें के फ्रेंजिस जो है वो शॉर्ट हैं, ठीक है। तो ये अंडरग्रोथ हो रही है, तो इसको कहेंगे ब्रेडेक्टली। तो आपको सिनडेक्टली जुड़ जाना, पॉलीडेक्टली डुप्लीकेशन और अंडरग्रोथ है ब्रेडेक्टली, ठीक है। इनको हम एक लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। चलो बच्चों, एंजॉय योरसेल्फ, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप सारी क्लास आपस में डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर, एक तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन पता चल गया मुझे, और भी डिसाइड कर लेना। फिर जब एम्ब्रियोलॉजी आपकी खत्म होगी तो ये रिवीजन लेक्चर में आपको जरूर करवाऊंगी। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।